तो मिरर रिफ्लेक्शन में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखें, थोड़ा और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। डेविएशन इन मिरर, डेविएशन ऑफ लाइट इन ए मिरर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लो कि किसी लाइट रे ऐसे जा रहा था, अब जा रहा था ऐसे, कहीं रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे चले गया, तो वो अपनी रास्ता से डेविएट कर गया है, अपनी रास्ता से डेविएट कर रहा है, ऐसे जा रहा था इधर चला गया, कितना एंगल डेविएट कर गया, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ द रे। ड्यू टू रिफ्लेक्शन डेविएशन हुआ है ना, कितना डेविएशन हुआ है उसके बारे में देखेंगे। चलिए पहला केस देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है और सिंपल है कि कोई लाइट रे इसके ऊपर आके गिरा है ऐसे, एट सर्टेन एंगल आई, इंसिडेंट एंगल इज आई। अगर इंसिडेंट एंगल है आई तो ये नॉर्मल के साथ आई एंगल कर रहा होगा, नहीं, ये नॉर्मल के साथ आई एंगल कर रहा है, तो फिर ये यहाँ से निकलेगा और कैसे जाएगा, फिर गो लाइक दिस, और ये था रे ऐसा, ये जाएगा। तो सिंपल सा केस है, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नहीं, ये एंगल भी आर है, आर इज ऑल्सो इक्वल टू आई। क्या बता सकते हो डेविएशन कितना हुआ? व्हाट इज द डेविएशन? आपको हो गया ये रे ए से आ रहा था, अब ए से गया, ये हो गया डेविएशन डेल्टा। आगे नहीं, कितना सिंपल है, एनीवन एंड एवरीवन कैन से व्हाट इज द डेविएशन। ओके, क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में? व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, सपोज हम ये एंगल को थीटा कहेंगे, एट एन एंगल थीटा, और आई ही को इंसिडेंट एट एंगल आई ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the deviation of light is कितना हुआ देखो तो, ये पूरा हो गया 180, ये हो गया आई, ये आई 2i, 180 माइनस 2i, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। याद रखना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। सिंपल सा चीज है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आ रहा इधर चला गया तो डेविएट कर गया, कितना 180 माइनस 2i। नाउ लेट अस सी द केस ऑफ टू मिरर्स। सपोज हम कहेंगे कि देयर आर टू मिरर्स, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मिरर है ऐसा, और कोई दूसरा मिरर है ऐसा, और ये दोनों मिरर के बीच में मुझे एंगल दिया गया। सपोज हम कहेंगे कि कोई लाइट रे आके ऐसे गिरा, ऐसे अगर गिरा तो हम कहेंगे ये हो गया उसका इंसिडेंट एंगल, नहीं, ये एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल। सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल लेके ये ऐसे निकलेगा यहाँ से, फिर जब यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर अगेन, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर वो कुछ ऐसे निकलेगा। सो आई वांट टू नो व्हाट इज द टोटल डेविएशन। ये रे जो कि ऐसे गया, जो ऐसे आ रहा था इधर गया, टोटल डेविएशन क्या हुआ है, समझ में? डाटा क्या दिया है, ये दो मिरर है और उनके बीच में एंगल है थीटा। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, उसको याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए। तो थोड़ा ये लाइन टेढ़ा खींच लिए, इसको ऐसे खींचते हैं। ये था इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। थोड़ा फिजिकली हम रिकॉग्नाइज करें कि डेविएशन कौन सा है। हम कहेंगे ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, यहाँ से आके ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, मतलब टोटल डेविएशन कैसे हुआ बताओ? यहाँ से ऐसे, है कि नहीं? सोच लो, लाइट रे आ रहा था ऐसे,
फिर उसके बाद मुड़ गया ऐसे, फिर मुड़ गया ऐसे, मतलब अल्टीमेटली वो ऐसे गया। नहीं तो डेविएशन कैसे हुआ? पहले इधर, सॉरी, पहले वो इधर को मुड़ा ऐसे, फिर ऐसे, मतलब टोटल डेविएशन कैसे हुआ? ऐसे हुआ। नहीं, ये हो गया डेविएशन। दिस होल एंगल इज द डेविएशन एंगल। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। अच्छा देखो, पहले फिजिकली समझो कि कोई रे ऐसे आ रहा था, अभी वो इधर जा रहा है। कैसे मुड़ा? देखो मेरा पेन, रे ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा और इधर गया कि नहीं? तो मेरा पेन कितना एंगल घूम गया भाई? ऐसे घुमा, फिर ऐसे घूम के अल्टीमेटली ऐसे गया ना। तो पूरा ये एंगल घुमा कि नहीं घुमा? यस सर। आ गया समझ में? दिस इज व्हाट इज द डेविएशन। कितना मुड़ गया, कितना एंगल मुड़ गया। इज दैट क्लियर? वो वाला डेविएशन नहीं, वो जो इंसिडेंट रे को और थोड़ा आगे एक्सटेंड करके, हाँ, वो वाला एंगल और इसको एक्सटेंड करके ये वाला एंगल। तो देखो ना, वो इससे अलग निकलेगा क्या? हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, ऐसे गया। कोई आदमी ऐसे आया, ऐसे मुड़ा, इधर गया, तो अपना ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना मुड़ गया वो? हाँ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे चला गया, तो ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना मुड़ गया? ऐसे मुड़ के इधर गया, गया कि नहीं गया? दैट इज व्हाट इज द डेविएशन। कितना एंगल मुड़ गया। क्या रजनिया को भी समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये चीज हो गया डेविएशन। अभी हमें ये डेविएशन निकालना है। सपोज इंसिडेंट एंगल आई है। कितना एंगल में इंसिडेंट है? आई। सो लेट एंगल बिटवीन मिरर्स इज थीटा। ठीक है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। हमें डेविएशन पता करना है। कोई आपको प्रूफ करने के लिए पूछेगा नहीं, हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें क्या निकालना है? ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, अगर ये आई है तो ये एंगल को क्या मैं आई लिख सकता हूँ? अच्छा, ये आई है। अच्छा ठीक है, ये आई है, ये आई है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस आई, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये 90 माइनस आई हो गया। क्या आप बता सकते हो अल्फा क्या है? हियर अल्फा, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। इट इज 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस आई, है कि नहीं? अच्छा, सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है? देखो तो इट इज 90 माइनस थीटा प्लस आई। अल्फा का वैल्यू मिल गया? मिल गया अल्फा। अल्फा मिल गया, तो ये एंगल कितना है भैया? ये एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 2 अल्फा। तो समझेंगे नहीं? 180 माइनस 2 अल्फा। ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा सपोज कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? बीटा प्लस 2i प्लस ये कितना है? 180 माइनस 2 अल्फा। दिस होल थिंग इज इक्वल टू कितना है? कितना होगा? क्या यार, ये तीन एंगल को जोड़ रहे हैं, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, 180 मिला ना? तो बीटा का वैल्यू भी मिल गया। बीटा क्या हो गया? बीटा इज, ये एक्सपांड करो इसको, ये 180 तो कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 2 अल्फा माइनस 2i। आया समझ में? 2 अल्फा माइनस 2i। अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं हम लोग, नहीं? देखो तो डालो कितना आ रहा है? अल्फा हो गया 2 अल्फा हो गया 180 माइनस 2 थीटा माइनस 2i, सॉरी प्लस 2i। 2 अल्फा है माइनस 2i, तो ये भी गए। क्या मिला? 180 माइनस 2 थीटा। समझ में आ रहा है? कौन सा एंगल है? बीटा। अब डेविएशन क्या होगा? बीटा यहां से यहां, ये बीटा है तो ये भी तो बीटा है, तो डेविएशन कितना हुआ? 180 प्लस बीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो डेविएशन
डेविएशन। तो क्या देखिए डेविएशन कितना हो गया भाई, डेविएशन इज डेल्टा, कितना है ये 180 प्लस बीटा, है कि नहीं, जोड़ो तो क्या बन गया ये 360 माइनस 2 थीटा, बीटा की वैल्यू डाल दी। तो कोई आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा, छोटा सा कैलकुलेशन है, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है, एंगल एंगल निकालना सबको आता है, देखो कितना सिंपल है कि नहीं। बस आपको याद रखना है कि इनके सबके सिंगल मिरर when the reflection takes place the deviation depends upon the incident angle and given by 180 minus 2i, but in case of two mirrors the deviation is independent of incident angle, कितने भी एंगल में इंसिडेंट हो जाए डेविएशन इज फिक्स्ड 360 माइनस 2 थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन द मिरर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है, कितने भी एंगल में गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कंक्लूजन समझ में आया? सो व्हेन ए लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट मिरर्स, तो you will see the deviation is 360 minus 2 theta, where theta is the angle between the two mirror, it is independent of the incident angle। वो बोलेंगे दो मिरर को ऐसे पकड़ के रखा, when the light was incident at an angle 30 degree, the deviation was something this, if it is incident at 20 degree, what will be the deviation? It will be same, it doesn't depend upon the incident angle। समझ में आया क्या? तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा मैं थ्योरी को खत्म करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, चलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, है ना, एक मिरर में एक इमेज होता है, दो मिरर में कितना ठो इमेज फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। चलिए नंबर ऑफ इमेजेस formed in a combination of two mirrors, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकली निकालना है कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मिरर है, ये कोई एक मिरर है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितना ठो इमेज होगा, कितना टू इमेज होगा, देखो कितना टू इमेज होगा, कितना टू इमेज दिखेगा, बात अलग अलग है, क्योंकि देखने वाला अगर जोन में होगा तो रीजन ऑफ परव्यू में होगा तभी तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब नहीं कि इमेज नहीं हो रहा है, इमेज हो रहा है, कितना टू इमेज होगा। अब क्या करें कि हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, इसके रेज आ रहे हैं, यहाँ पे गिर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और कोई दूसरा रे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इन दोनों को बढ़ाओ तो ये दोनों आके यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, नहीं, इसके रेज आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इसको भी एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मिल रहा होगा, तो इसका इमेज इसमें बनेगा, इस मिरर में, देयर आर टू मिरर्स, इसमें इमेज बनेगा। अब जो लाइट रे इधर जा रहा है वो तो फिर इसमें टकराएगा ना, टकराएगा कि नहीं, ये टकराएगा तो फिर ऐसे जाएगा, तो इसके चलते यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे एंड देयर विल बी सम इमेज समवेयर, तो नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। अच्छा, तो ये जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगे ज्योमेट्रिकली अगर आपको निकालना है कितना इमेज बनेंगे तो कैसे करना है, पहले आप ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज निकाल दो, आपको मालूम है ये जो मिरर है मिरर 1 में उसका इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द मिरर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, यू गेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इस इमेज का इमेज बनेगा क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इसमें टकरा के फिर से इमेज बनेगा, मतलब ये जो इमेज बना है इसका इमेज बनेगा किसमें, इसमें नीचे वाले मिरर में। समझ में आ रहा है क्या? अरे इसका जो इमेज बना, दैट इमेज बिहेव्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो लाइट रे ऐसे आया, ऐसे सॉरी जो लाइट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया, ये लाइट रे को इधर को एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अब ये वाला मिरर क्या सोच रहा है, यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है तो इसके लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और वो ऐसे इमेज बना है। समझ में आ रहा है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अब इसका वर्चुअल है इसके लिए तो इमेज है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? फॉर दिस मिरर दिस इज बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट, तो एक मिरर का इमेज दूसरे मिरर का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर इसका जो इमेज बनेगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करके बार बार वो इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कितने तो इमेज होगा जानने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाइए, ये बन गया I1। अब इसका इमेज बनेगा इसमें,
सोचो कि अगर हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं किसमें, दूसरे वाले मिरर में, ये वाला मिरर में, तो ये वाला मिरर को थोड़ा एक्सटेंड करो, ये वाला मिरर में, ये है मिरर, दिस इज द मिरर 2, ये है मिरर 1, इस मिरर में इसका इमेज कहां पर बनेगा, ये एक मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहां पे इमेज बनेगा, you know the line joining object and image is always perpendicular to the mirror, मतलब यहाँ पे कहीं बनेगा, है कि नहीं, it will be somewhere here, तो इसका इमेज इस मिरर में कहां पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, समझ में आ रहा है क्या। अब ये जो इमेज बना, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा, तो इसका इमेज इसमें कहां पे बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा, इसका इमेज कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्या और कोई नया इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज हो जाएगा, फिर वही रिपीट होगा, मतलब टोटल कितना इमेज बना, 3, समझ में आया क्या। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट का किसी भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में अगर आपको इमेज बनाना है, बस इमेज बनाते जाओ, पहले एक में बनाओ, जो बना उसको दूसरे में बनाओ, दूसरे का जो बना उसको पहले में बनाओ, फिर पहले का जो बना उसको दूसरे में बनाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक वो रिपीट होना शुरू नहीं कर देता है, जब तक इमेज आके ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड नहीं कर जाता है, करते जाओगे तो आपको टोटल, जब वो रिपीट हो गया आपको यस और फर्दर एक्स्ट्रा इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार इसका इमेज आके इसके ऊपर पड़ गया तो यही तो फिर से रिपीट होने वाला है, तो एक्स्ट्रा इमेजेस आर नॉट गोइंग टू फॉर्म, दी जाता है इमेजेस फॉर्म, समझ में आया क्या। अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकली देता हूं कि यहां पर 2 मिरर है, कहां गया मिरर, यहाँ पे सपोज हम कहेंगे 2 मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, बताओ इसका इमेज कितने ठो बनेगा। सीधा क्या करना है, मेक यूज ऑफ स्केल, बराबर डिस्टेंस में यहाँ पे बनाओ इमेज, फिर ये बन गया किसमें, M1 में, है ना, कॉल इट I1। अब I1 का इमेज किसमें बनाना है, M2 में, तो कैसे बनेगा वो मेरे इमेज, सीधे यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ पे कहीं बनेगा, है कि नहीं, ये किसमें बना है, सेकेंड में, तो I2 बोलो उसको, इसका इमेज बनेगा फिर इसमें, कैसे बनेगा, ये इधर सोचो, ये इधर है मिरर, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप कहोगे कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, वो इधर कहीं बनेगा, ये किस में बना, मिरर 1 में बना, कॉल इट अगेन I11, ये बताने के लिए कि मिरर 1 में बना है, ये किस में बना, मिरर 1 में, ये फिर बनेगा मिरर 2 में, मिरर 2 में कहाँ बनेगा, ये है मिरर 2, इसका इमेज कहाँ बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा, नहीं, फिर ये मिरर 2 में इमेज बना है और मिरर 1 यहाँ पे, तो इसको फिर इधर ले लो, करते करते जाओ, यू विल फाइंड काफी बार घूमने के बाद आप आके यहाँ पे फिर से कोइंसाइड कर जाओगे, जब कोइंसाइड कर गए रुक जाओ और देखो कितना इमेज बना, दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। सो ज्योमेट्रिकली इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस टू फाइंड आउट, बट नॉट ए डिफिकल्ट प्रोसेस, नॉट ए इम्पॉसिबल प्रोसेस टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिरर्स। लेकिन हम लोग कुछ दूसरे तरीके से निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस पता करना है। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, 2 मिरर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। तो स्टेप 1 क्या करना है, फाइंड m, क्या है वो, 360 बाय थीटा। स्कूल में ऐसे ही पढ़ाएंगे लेकिन मेरा कुछ तरीका अलग रहेगा। m का वैल्यू पहले निकालो, m फ्रैक्शन निकलेगा या इंटीजर निकलेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। 360 अगर 30 है तो निकलेगा कितना, 12, अगर 31 है तो ये 11 पॉइंट समथिंग निकलेगा, फ्रैक्शन भी निकल सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। स्कूल में क्या कि स्टैंडर्ड एंगल्स देते हैं तो निकल जाता है उसमें से, 360 बाई थीटा कर दिया। अब m एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। स्टेप 2, फाइंड n, n क्या है, इट इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। समझो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब हुआ नेक्स्ट इंटीजर। मान लो कि m है 7.2, तो n क्या हो जाएगा, 8।
सिंबल देते हैं ऐसे, ऐसा एक दूसरा सिंबल भी यूज होता है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। 7 होगा। ये अगर नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो 7 ले लेंगे, लीस्ट इंटीग्रल लेंगे तो 8। ये अगर 7.2 है तो इनका वैल्यू हो जाएगा 8। समझ में आया? और अगर m का वैल्यू 6 हुआ तो n का वैल्यू ऑलरेडी इंटीग्रल है। 6 समझ में आया क्या? हाँ एंजल, अगर m का वैल्यू आया 9.3 तो n का वैल्यू क्या आएगा? नेक्स्ट इंटीजर। अगर m का वैल्यू आया 11 तो n का वैल्यू भी 11। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकाल, 7.8 कुछ भी आया 7.8 आया, 7 से ज्यादा 8 से, हाँ नेक्स्ट इंटीजर आएगा। मतलब when m is a integer n is equal to the integer, if m is a fraction then n is the next integer। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है मिश्रा जी? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब इसमें हमें ये समझ में आ गया। मिश्रा जी नए नए क्लास में, क्या मालूम जाके घर में रो रहे हैं मम्मी मम्मी कहाँ छोड़ दिए यार, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, कैसे बोल रहे हो? पापा पापा कहाँ छोड़ दिए, समझ में ऐसे बोल रहे हो? नहीं, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया n का वैल्यू। अब काम शुरू होता है यहाँ पर, स्टेप 3, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n if n is odd and object is not along एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको अगले पेज में ले लूंगा तो आपको समझ में आएगा। स्टेप 3 क्या बोल रहा है? अगर n ऑड हुआ नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सेम एज n। कब? इफ n इज ऑड एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग एंगल बाइसेक्टर। दो मिरर का कुछ एंगल है, उनका बाइसेक्टर में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और ये हो गया उनका एंगल बाइसेक्टर, और मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये बाइसेक्टर पे, ये बाइसेक्टर पे नहीं है। A is unsymmetrically placed between them, B is symmetrically placed between them। समझ में आ रहा? सो अगर ऑब्जेक्ट A जैसा है, अनसिमेट्रिकली है, और खाली उतना नहीं, n का जो वैल्यू निकला वो और निकला, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? n। और अदरवाइज क्या बनेगा? n-1। अदरवाइज बाकी कुछ भी केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा n-1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी सारा केस में ये n-1 आता है। सपोज n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है, a का कितना टू इमेज आएगा? 5 नहीं, हाँ सॉरी, a का इमेज 5 होगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने से 6 होता है। b तो सिमेट्रिकली है, इसके लिए वाला कंडीशन नहीं लगेगा, और n का वैल्यू 6 है, उसके लिए भी नहीं लग रहा है। मतलब दोनों कंडीशन होना है, n को ऑड भी होना है और ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली रहना है। n का वैल्यू 6 हो गया, ये वाला कंडीशन गया, सारा केस में हो जाएगा, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट, इमेज हो जाएगा 6-1। अगर n का वैल्यू 5 है तो a का कितना तो इमेज मिलेगा? नो, n is 5 means odd and a is unsymmetrically placed, तो a का इमेज बनेगा 5, b का इमेज बनेगा 4। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? It should be odd and the object is not along the angle bisector। थोड़ा बढ़िया से नहीं दिख रहा है, लिख देता हूँ, वो नीचे लिख रहे थे, if n is odd and, ये n को याद रखना, and object is not along angle bisector, बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए मैं आपको एक केस देता हूँ। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे दो मिरर है, एक दिखने में ऐसा है
दूसरा कुछ ऐसा। और चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो बाइसेक्टर लाइन है वो ये है बाइसेक्टर लाइन। सपोज हम कहेंगे A इज दिस ऑब्जेक्ट, B इज दिस ऑब्जेक्ट, और ये एंगल दिया है थीटा। एग्जाम्पल में फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 61 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 59 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A एंड B। ए और बी का कितना इमेज बनेगा? 3 ठो एंगल के लिए। थीटा 60 डिग्री होगा तो आपकी बुक में क्या है 60, 90 रेगुलर एंगल देता है, लोग निकाल देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर अगर ऐसे फ्रैक्शनल एंगल दे दिया तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, लेट अस फॉलो द स्टेप्स। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए करते हैं सॉल्यूशन। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो m कितना हुआ भाई? 360 बाय 6, 360 बाय थीटा कितना हो गया? 6। क्या बता सकते हो n का वैल्यू क्या होगा? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m दैट इज आल्सो 6। 6 इवन है कि ऑड है? इवन है। तो ऑड होता तो किसी का n किसी का n-1 बनता, लेकिन ये तो इवन है, सबका बनेगा n-1। मतलब number of images of A will be equal to number of images of B will be equal to 5। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? केस बदलते हैं। थीटा 59 डिग्री, थीटा इज 59 डिग्री, m कितना होगा? 360 बाई थीटा। कितना है मालूम नहीं है, लेकिन 6 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस यस यस। अब n ऑड है, n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बाइसेक्टर में नहीं होगा उसका बनेगा n, और जो बाइसेक्टर में है उसका बनेगा n-1। बाइसेक्टर में कौन नहीं है? b नहीं है, a है, तो b का बनेगा इमेज कितना ठो? n, a का बनेगा n-1। तो आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A is n-1, that is 6. Number of images of B is equal to n, that is 7. B का 7 इमेज बनेगा, A का 6 इमेज बनेगा। एंजल को समझ में आ रहा है? चलिए बताइए तीसरी वाली केस में 61 डिग्री में क्या होगा? फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ A and B when थीटा इज 61 डिग्री। ठीक है, लिखिए, निकाल लीजिए। जब थीटा है 61 डिग्री, कितना सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा। थीटा है 61 डिग्री, तो फिर m का वैल्यू हो गया 360 बाई थीटा which will be less than 6, so 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो n का वैल्यू क्या हो गया? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना बनेगा? 6। n इज इवन, तो number of images of A will be equal to number of images of B is equal to 6 minus 1, it is 5। तो अब ये कोई मुश्किल बात तो है नहीं, किसी भी थीटा के लिए आप लोग निकाल सकते हो, है ना? Can you find out what will be the number of images of A and B for theta is equal to 35 डिग्री? 35 डिग्री की निकालो, चलो देखते हैं। For थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, m बनाओ 360 बाय 35, कितना हो रहा है? ये काट पीट के छोटा करो इसको। ऊपर हो गया कितना? नीचे हो गया 7, और ऊपर हो गया कितना? इट इज कमिंग आउट टू बी 72 बाई 7। इज इट नॉट 10 पॉइंट समथिंग? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू में 11 हो गया। नाउ हमारा जो a था वो कहाँ था? इट वाज ऑन द बाइसेक्टर। a का कितना इमेज बनेगा? नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ a विल बी 11 minus 1, that is 10. नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ b विल बी 11। तो ये कोई मुश्किल चीज है नहीं, है ना? तो फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा गिवन बिटवीन टू मिरर्स वी कैन वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फाउंड यूजिंग दिस मेथड, और यूजिंग ज्योमेट्रिकल। एक मिरर में इमेज करते जाओ, जो जब तक आके ऑब्जेक्ट के साथ
ये कोइंसाइड नहीं कर जाता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। सर हाँ सर n-1 के कहीं की है दैट विल सी, क्योंकि अगर वो सिमेट्रिकली रहेगा तो आके वो जल्दी मर्ज कर जाएगा, नहीं तो फिर एक लेट में, एक स्टेप लेट में मर्ज करता है। समझ में आ रहा है? अब क्यों हो रहा है, एन क्यों हो रहा है बताओ। अब एन क्यों हो रहा है मालूम नहीं तो n-1 क्यों हो रहा है कैसे बताएंगे बताओ। नहीं ठीक है, ठीक है। अब ये रूल है, ये निकाला गया है थ्रू सो मेनी कैलकुलेशंस, ये मेथड से करो तो आंसर निकल जाता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror equal to minus of displacement of image with respect to mirror, है कि नहीं, है ना। मान लो कि ये है आपका मिरर, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये है मिरर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब इट्स ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर डायरेक्टेड लाइक दिस। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हो गया दूसरा। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट नहीं है? एक इधर को डायरेक्टेड है, एक इधर को डायरेक्टेड है, तो वन वेक्टर इज, ये वेक्टर से वन वेक्टर इज इक्वल टू अपोजिट टू द अदर वन। अच्छा, ये चीज हमारे दिमाग में है। पॉइंट नंबर 2, when object moves parallel to mirror, सोचो कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट इधर को भागेगा तो पक्का इमेज इधर को भागेगा। ऑब्जेक्ट जितनी जोर से भागेगा ये उतनी जोर से भागेगा, because the line joining object and image has to be always normal to the mirror। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो line joining object and image should be always normal to the mirror, तो ये ऐसे भागेगा। ठीक है, ये जो लाइन है ज्वाइन करता हुआ दोनों को, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर। तो क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन डायरेक्शन। ये जिधर को जा रहा है ये भी उतनी उधर को जा रहा है, ये जितने जोर से जा रहा है उतनी जोर से जा रहा है। तो हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्मल टू द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। Point number 3, when object moves normal to mirror, it moves normal to mirror। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ जा रहा है VOM स्पीड में नॉर्मल टू द मिरर, तो जो इमेज था वो किधर जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर जाएगा, लेफ्ट में आएगा। ये जितने ये 2 मीटर जाएगा तो ये भी 2 मीटर आएगा, क्यों, ये जिसका जितना नजदीक होगा ये उतने नजदीक होगा। ये आके इसके पास पहुंच जाएगा तो ये भी आके इसके पास पहुंच जाएगा। नहीं मतलब ये अगर इधर को जितना स्पीड में जाएगा ये उतनी स्पीड में इधर को आएगा, बट दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली चीज है, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं, VA माइनस VB ऐसे करके निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बाहर का पेड़, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ V स्पीड में, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ V स्पीड में, बाहर का पेड़ पौधे कितने जोर से जाते हुए नजर आते हैं V स्पीड में पीछे की तरफ, क्योंकि मुझे पेड़ का स्पीड क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ पेड़ माइनस वेलोसिटी ऑफ मी। मेरा वेलोसिटी इधर को भी है तो इसका वेलोसिटी 0 है,
0 माइनस भी, तो मुझे दिखेगा कि ये माइनस भी में इधर जा रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी आया सर? क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इमेज। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितना वेलोसिटी में जाएगा मिरर विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये उधर को इतने ही जोर से आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, VOM क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ VIM। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? हाँ, VOM क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज VO माइनस VM। मैं 10 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहा हूँ, मेरे सामने तुम 12 मीटर पर सेकंड में दौड़ रहे हो, मेरे को क्या लगेगा तुम कितने जोर से दौड़ रहे हो? 2 मीटर पर सेकंड में। आर यू गेटिंग? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 12 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, माइनस हो गया कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो गया? VO माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? VI माइनस VM। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिल रहा है? ये हो गया VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI प्लस VM। और यहां से और भी इंटरेस्टिंग चीज आया, ये VM को इधर ले आओ, आपको मिलेगा VO प्लस VI इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM। मिरर का वेलोसिटी, VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो यहां पर क्या है? VO इज velocity of object, VI is velocity of image, VM is velocity of mirror। तो ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर में क्या रिलेशन है? ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर का वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? कब? when the object is moving normal to the mirror। रिलेशन है velocity of object plus velocity of image is equal to twice of velocity of mirror। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, they are all vectors, remember, that is equal to twice of velocity of mirror। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। एक केस लेता हूं, सपोज ये एक मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर गया 2 मीटर पर सेकेंड में और मिरर इधर को आया 1 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्वेश्चन समझ में आया क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इमेज का वेलोसिटी चाहिए, इधर को क्या है मालूम नहीं है, हम एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। इधर को होता है तो लेट अस टेक इट पॉजिटिव, इधर को होता है तो नेगेटिव, क्योंकि इधर को होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वी राइट आई कैप, इधर को लिखते हैं माइनस आई कैप। तो हम कहेंगे हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 + 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या लिखेंगे? इधर को आ रहा है मिरर, नहीं तो क्या लिखेंगे? -1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज वो तो निकाल सकते हैं, कैन यू नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज दिख रहा है आपको क्या है? वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ इमेज है। मतलब यहाँ पे कोई तीसरी आदमी खड़े होके देख रहा है, ये कहानी देख रहा है कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है, मिरर भाग रहा है, उसी को दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया? यू नो इट इज इक्वल टू 2vm माइनस VO। इट इज 2vm माइनस VO, इट इज 2vm हो गया -1 माइनस VO हो गया 2, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब किधर को? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। सो टू लेफ्ट, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड टू लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
ये किसको दिख रहा है? ये जो आदमी इधर खड़ा है वो देख रहा है कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है 2 में, मिरर भाग रहा है 1 में और इमेज भाग रहा है 4 में इधर को। अगर मिरर मूव नहीं करता तो Vm 0 होता। Vm को 0 कर दो तो क्या हो जाता है? ये -2, मतलब ये जा रहा है इधर 2 तो ये इधर आएगा 2 में। रीडिंग मिरर मूव कर रहा है बोल के चीजें बदल रहे हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? हाँ, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 1 था, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देता हूं। सपोज हियर इज ए मिरर and this mirror is moving with a speed of say 2 meter per second. Here is an object which is moving here with 6 meter per second. आपको पूछा गया है find velocity of image. Example number 2. पहले सारे वैल्यू लिखिए ठीक से। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लेंगे इसको? 6 और -6? -6। और वेलोसिटी ऑफ मिरर +2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है वो तो हर कोई बता देगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, इट इज 2Vm प्लस Vo की माइनस Vo नहीं, चलिए वैल्यू डालिए। 2Vm हो गया 4 माइनस 6, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, किधर को भागेगा? टू राइट, सो इट इज टू राइट। समझ में आया? और हमें ये भी समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये याद रखना, थोड़ा सा ये याद रखना स्टेटमेंट जो नहीं लिखवाया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is nothing but velocity of A minus velocity of B. It is nothing but velocity of A as seen by B को जो दिखाई दिया। बस ये रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल, अब इसको याद रख सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? अभी क्यों ये स्टेटमेंट दिया, मैं आपको अभी कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये है मिरर जो भाग रहा है कुछ इधर को 1 मीटर पर सेकेंड में। ये है कोई लड़का जो मिरर की तरफ भाग रहा है, क्या स्पीड में? 5 मीटर पर सेकेंड में। क्या दिया है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय द बॉय। लड़के को अपना इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी क्या होता था? वी माइनस वी। वेलोसिटी ऑफ इमेज ए सीन बाय दिस ऑब्जेक्ट इज वी आई माइनस वी। वही निकालना है। पहले आप वी आई निकालना जानते हो, वी आई निकल जाएगा तो वी आई माइनस वी निकाल सकते हो। लड़के को क्या लगेगा? इमेज का वेलोसिटी क्या लगेगा? जो भी निकलेगा इमेज का वेलोसिटी वो किसको लग रहा है? कोई तीसरा आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, वो देख रहा है कि लड़का भाग रहा है, मिरर भाग रहा है, इमेज इतने में भाग रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा? पहले सोचो कि मिरर मूव नहीं करता। मिरर अगर मूव नहीं करता, ये लड़के इधर 5 मीटर पर सेकंड में भागते, इमेज का वेलोसिटी कितना होता? 5 मीटर पर सेकंड इधर को। लेकिन लड़के को क्या लगता? वो इमेज मेरे तरफ कितना स्पीड में आ रहा है? ये जा रहा है 5 में, वो आ रहा है 5 में। इसको लगेगा इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी विद 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? दैट इज व्हाट। अभी मिरर भी मूव कर रहा है, इमेज कितना वेलोसिटी से भागता हुआ इस लड़के को नजर आएगा? 8 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो। सॉल्यूशन में पहले हम निकालेंगे वी आई जो कि होता है 2Vm प्लस माइनस 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 Vo। 2Vm हो गया 2, वेलोसिटी ऑफ मिरर है 1 माइनस Vo कितना हो गया? ये भी है 5, इधर को है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -3 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज as seen by boy will be equal to
velocity of image minus velocity of boy, और that is velocity of object. Velocity of image कितना निकल गया है? -3. Velocity of boy कितना है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 5 प्लस 5 माइनस 5, क्या हो गया? -8 मीटर पर सेकेंड. इधर को लड़का को लगेगा इमेज मेरे तरफ भाग के आ रहा है. ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पर्सिया कभी देखे हो? कोई गेम खेले हो? एंजॉय खेले हो? प्रिंसेस ऑफ पर्सिया बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है. ये मिरर को तोड़ तोड़ के जा रहा होगा, कभी देख लो, अच्छा लगेगा. उसमें इमेज भाग के आ रहा है, ये दौड़ के जाता है, उसको मारता है, फिर दौड़ के जाता है. तो इमेज को तुमको दिखेगा कि इमेज भाग रहा है, तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कितने जोर से आ रहा है, इमेज इतने जोर से दौड़ रहा है, कभी मिरर मूव कर रहा है, कभी नहीं मूव कर रहा है. सो दैट इज ऑल मैजिक विल सी. तो अभी तो फिजिक्स है नहीं, फिजिक्स से बाहर चल के मैजिक में जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा. तो क्या पता चल गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय बॉय इज कमिंग आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, दैट इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड. मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट 8 मीटर पर सेकेंड. क्या वेलोसिटी वाला फंडा भी समझ में आया? ये सारा चीज हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी करेंगे, तब और भी इंटरेस्टिंग होगा. यहाँ पर तो VO जितना होता था, VI इसका इक्वल अपोजिट होता था, वहां पर हो जाएगा m² टाइम्स, m इज मैग्निफिकेशन, m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऐसे करके आएगा. रूल्स विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ऑलवेज. समझ में आया? तो प्लेन मिरर के ढेर सारे पॉइंट्स मैं आपको बताया. हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. नहीं, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल, इक्विडिस्टेंट, इरेक्ट, सेम साइज, लेटरली इन्वर्टेड, है ना. और क्या देखें कि द brightness of the image depends upon the size of the mirror. For small size mirrors with increase in area, brightness increases. Region of purview क्या होता है? It's the region bounded by the reflected rays from the extremities of the mirror, being in which an observer can see the image of an object. फिर देखिए हम लोग, what is the deflection of reflected ray? If mirror remaining fixed, incident ray is rotated by an angle theta clockwise, the reflected ray rotates anti-clockwise by an angle theta. If incident ray remaining fixed, mirror is rotated by an angle theta clockwise, then the reflected ray will rotate 2 theta in the same clockwise sense. फिर देखें हम लोग deviation in a mirror. क्या देखें? For a single mirror, when a light incident at angle I undergoes a deviation 180 minus I. For a combination of two mirrors, if the angle between the two mirrors is theta, for any angle of incidence, the deviation is 360 minus 2 theta. And then we saw the number of images in a combination of two mirrors. और फिर हम लोग क्या देखें कि how to find the velocity. ठीक है? सर, हाँ. सर वो जो VI = -3 निकला, वो वेलोसिटी किसको दिखेगा? किसको दिखेगा? तुमको दिखेगा, हमको दिखेगा, हम दोनों को दिखेगा. वो कोई अगर खड़ा है, वो देख, जिसको दिख रहा है ये 5, किसको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है ना. तुमको दिख रहा है ये 1 है, तो तुमको ही दिखेगा VI is -3. मतलब यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा है, उसके सामने मिरर मूव कर रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, उसको भी तो इमेज का वेलोसिटी दिखेगा, है कि नहीं? इसको इमेज का वेलोसिटी क्या दिखेगा? ऐसा क्या दिखेगा? 3 मीटर पर सेकेंड में आता हुआ, इधर को 3 मीटर पर सेकेंड में. समझ में आ रहा है? हाँ, दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी. ठीक है, सबको दिखेगा वो, लेकिन इसको कुछ दूसरा दिखेगा, क्योंकि कोई अगर भागते भागते किसी दूसरी चीज को दिखता है तो उसको एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखता है, कुछ दूसरा दिखता है कि नहीं? तो क्या ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आया? इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन लिख के देता हूँ, फिर करते हैं. गेटिंग लिटिल प्रॉब्लम. हाँ, देखें. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद.